जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होए, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होए, घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल होए, घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल होए, इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय होए, इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव, है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चं सभी को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। बहुत सुंदर विषय लेकर आज हम आपसे जुड़ रहे हैं। और वास्तु क्या होता है हम सब जानते हैं। वास्तु का बहुत ही बड़ा महत्व हमारे जीवन में बताया गया। और आज हम जिस वास्तु की बात करने जा रहे हैं वो है मेडिकल वास्तु। तो मेडिकल वास्तु के बारे में भी हम जानेंगे। तो हमारे साथ आज बेंगलोर से शिखा जी जैन हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिखा जी बहुत ही अच्छी एक वास्तु विशेषज्ञ है। तो हम उनसे आज मेडिकल वास्तु के बारे में बात करेंगे, समझेंगे और वास्तु का हमारे जीवन में कितना महत्व है इसको भी हम जानेंगे। तो मैं शिखा जी का संक्षिप्त परिचय पहले थोड़ा छोटा सा दे देता हूँ, उसके बाद हम उनको आमंत्रित करेंगे। शिखा जी बेंगलोर में रहती है और एक बहुत ही जानी मानी वास्तु विशेषज्ञ है। और हीलिंग, भक्तांबर हीलिंग, जैन रेकी हीलिंग, नमोकार हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, ऑरा मैनेजमेंट आदि में आप विशेषज्ञ है। तो ऐसी एक जानी मानी हस्ती आज हमारे साथ जुड़ रही है। तो हम इनसे मेडिकल वास्तु के बारे में जानकारी करेंगे। आपकी कोई भी जिज्ञासा हो आप नोट डाउन करके रखें। कार्यक्रम के अंत में 10 मिनट का कार्यक्रम हम प्रश्नोत्तर के लिए रखेंगे, उसमें आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए शिखा जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने आप को अनम्यूट करें और आज का सेशन आप प्रारंभ करें। यस। थैंक यू आनंद जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का वंदन अभिनंदन। आप सभी आज ज्वाइन हुए और आनंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरा इतना सुंदर इंट्रोडक्शन देने के लिए। कोई जानी मानी हस्ती नहीं, बस जो गुरुओं की कृपा है, जो धर्म की प्रभावना के लिए मैंने ये ठाना था कि जो आज हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की समस्या आती है, हमारे बंधुजनों पर, जैन बंधुओं पर, तो हम लोग इधर उधर भागते हैं, है ना, समस्याओं के समाधान के लिए। तो बस मेरी एक यही इच्छा थी कि अब जब हमारे पूर्वाचार्य इतना कुछ लिख कर गए हैं, इतने बड़े बड़े शास्त्रों के द्वारा हमें बता के गए हैं, इतनी प्यारी प्यारी विधियां दे के गए हैं, हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास सारी समस्याओं का समाधान हमारे शास्त्रों में ही समाहित।
वास्तु भी एक शास्त्र में लिखित परंपरा है, बहुत ही गूढ़ ज्ञान है। तो आज हम इसके बारे में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। उसकी पहले सरस्वती वंदना और पंचपरेष्ठी भगवंतों की आज्ञा लेकर स्टार्ट करेंगे। चलिए आइए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरिहं नमः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो वज्रायाणम्। नमो सर्वसाम्। एसो पंचणमोकारो सर्वपावप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं पढ़वं भवै मंगलम्। सर्वमंगल्यमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। बोले देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय। शिखा जी, देखिए हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी सांखला अभी अमेरिका में है, वहाँ अभी रात का समय होगा, मिडनाइट होगा मेरे ख्याल से, वो भी हमारे साथ जुड़ी है अलका जी। तो मैं 1 मिनट, अलका जी अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप 1 मिनट अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। बिल्कुल आवाज आ रही है। बहुत अच्छी प्रार्थना करवाई, बहुत सुंदर प्रार्थना, और मैंने प्रार्थना भी सुन ली है और जस्ट स्टार्ट किया है मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, बहुत 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 अच्छा विषय है, बहुत अच्छा टॉपिक है, और आई थिंक दिस इज न्यू एंड डिफरेंट। वास्तु के बारे में बहुत लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न है, पर क्लियरिटी कम है। आई होप कि बहुत अच्छा हमें नॉलेज मिलेगा। सो मोस्ट वेलकम। या वेलकम, माइक हैंड ओवर टू यू एंड एमपीके एंड कल्याणम योग केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करती है। सुस्वागतम, सुस्वागतम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। जी बिल्कुल, आज का जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही इग्नोर्ड सब्जेक्ट है, और जबकि वास्तु का अर्थ ही यहीं से शुरू होता है। हमारी स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी विधियां हैं, देखिए हमारा जो धर्म है, जितना हमारे धर्म के जितने भी नियम है, ये सब कुछ हमारी स्वास्थ्य से ही रिलेटेड है ना। और ये वास्तु के भी जितने भी सिद्धांत है, ये हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है कि कैसे हम अपनी आत्मा की उन्नति कर पाए, कैसे हम अपने जीवन का कल्याण कर पाए, है ना। जब हमारा ये शरीर रहेगा, जो हमारा शरीर मिला है हमें, ये शरीर मिलेगा, इसी के माध्यम से ही हम अपना कल्याण कर पाएंगे, जिसके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आनंद जी लाते रहते हैं। तो आज हम वास्तु की एंगल से समझेंगे कि कैसे वास्तु के माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। सिर्फ अपने शरीर के स्वास्थ्य को ही नहीं, अपने घर के स्वास्थ्य को, अपने आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को भी कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो आइए हम सब स्टार्ट करते हैं, है ना। आप सबकी जैसे कि आनंद जी ने पहले भी बोला कि किसी के भी कोई प्रश्न होंगे, या तो आप चैट बॉक्स में डालते जाइएगा, और या तो फिर आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग एंड में आप लोग को बिल्कुल भरपूर समय देंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, है ना। और कोशिश करेंगे कि बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन रखें, क्योंकि जब आप लोग को भी आनंद आता है समझने में, तो हमें बताने में भी बहुत आनंद आता है। तो चलिए सब्जेक्ट को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है मेडिकल वास्तु, है ना, क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारा पहला धन है ना। कहते हैं पहला धन निरोगी काया। तो निरोगी काया
के लिए हमारे पास में बहुत सारे विधान है, जैसे योग के सेशंस आनंद जी लोग काफी समय से करते आए हैं, है ना। तो ऐसे चीजें हमें हेल्प करती हैं। साथ में वास्तु कैसे हेल्प करता है आज हम इसको समझेंगे। पहले मैं अपने सभी गुरुओं को नमस्कार करूंगी, सभी गुरुओं का वंदना करूंगी। डॉक्टर मंजू जी जैन, इनको आप अच्छी तरह से जानती होंगी, मैंने भक्तामर हीलिंग इनके द्वारा माध्यम से सीखी। ये तेरा पंथ जैन समाज में बैंगलोर में भक्तामर हीलिंग से रिलेटेड एक प्रोग्राम हुआ था, उसकी पिक्चर है जो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। इसमें डॉक्टर मंजू जी जैन और मंजू जी जैन वहाँ के कोऑर्डिनेटर जो आप लेफ्ट में देख रही हैं, डॉक्टर सारा जैन और मैं, ऐसे कुछ लोगों ने मिलके ये प्रोग्राम पूरा लिया था। ये मेरे गुरु डॉक्टर राजेंद्र जी जैन, जिनसे मैं वास्तु का ज्ञान अभी भी प्राप्त कर रही हूँ और जिनके अनुसरण में मैं आज वास्तु की प्रैक्टिस कर रही हूँ, है ना। तो उनको सभी गुरुओं को सादर वंदन अभिनंदन करते हुए आज का सेशन स्टार्ट कर रही हूँ जी। तो पहले हम बेसिक से समझेंगे, यहाँ पर हम बेसिक का अर्थ जानेंगे। वास्तु के आप लोगों ने बहुत सारे सेशंस अटेंड किए होंगे और वास्तु ये वर्ड बहुत सुना होगा, अपने घर में भी हम बहुत यूज करते हैं। छोटी छोटी बातों पे हम इस चीज को समझने की और अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि हम अगर कोई छोटे से भी चेंजेस घर में कर रहे हैं तो ये कहीं हमारे घर की वास्तु को ना बिगाड़ दे, है ना। तो वास्तु का पहले अर्थ जान ले कि वास्तु का अर्थ क्या है ना। वास्तु का अर्थ है, ये दो शब्दों से बना हुआ है, वास और तू, है ना। वास मतलब होता है घर और तू का मतलब होता है नियम, ठीक है। तो हम जहां भी जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, है ना, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस बिल्डिंग में रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, उसके कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करने होते हैं, राइट। हम जहां कहीं भी रहते हैं हमें वहां के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने होते हैं। सेम इसी तरह से वास्तु एक प्रक्रिया है इस प्रकृति के नियम को फॉलो करने के लिए, ठीक है। जैसे कि ये हमें आप थोड़ा विचार करिए कि यह पूरी इतनी बड़ी दुनिया में, इतनी बड़ी पृथ्वी पर हमें तीनों लोकों में भूमि का एक विशेष रूप से टुकड़ा क्यों मिला, और किसी विशेष नगर में, किसी विशेष मोहल्ले में, किसी विशेष सोसाइटी में ही क्यों मिला, और किसी विशेष शेप में क्यों मिला, है ना। तो ये सब कुछ हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का लेखा जोखा होता है, जो कि हमारे सामने वास्तु के माध्यम से हमारे कर्मों की उल्लेखना के लिए आता है। तो बेसिकली वास्तु की जो शास्त्र है, वास्तु की जो पद्धति है, ये हमें सिखाती है जीवन जीने की कला प्रकृति के माध्यम से, कि हम कैसे प्रकृति के नियमों को फॉलो करके, प्रकृति के नियमों को अनुसरण करके ज्यादा से ज्यादा हम प्रकृति के जो स्रोत है, जो प्रकृति के अनेक प्रकार के जो स्रोत है हमको प्रकृति प्रोवाइड करती है, उसका कैसे लाभ ले पाए, है ना। हम प्रकृति में अनेक प्रकार के स्रोत हैं, जैसे कि पंच तत्वास हो गए, नवग्रहास हो गए, है ना, त्रिदोष की हम बात करेंगे आज। तो इस तरह से बहुत सारे स्रोत होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं, संशोधन होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं। तो ऐसे स्रोतों को का हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे ले पाए, यही कुछ क्रियाएं हमें वास्तु के माध्यम से बताई जाती है, ठीक है। तो अब बहुत लोगों का प्रश्न ये आता है कि वास्तु क्या असल में हमारे जीवन पे प्रभाव करती है कि नहीं। देखिए, मैं बहुत बेसिक से जा रही हूँ, अभी हम मेडिकल वास्तु के सब्जेक्ट पे आएंगे, पर पहले थोड़ा सा इस बात को समझना जरूरी है यहाँ पर कि वास्तु का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है ना। बहुत लोग कहते हैं कि ये तो सिर्फ लिखी झुकी बातें, कर्मों का ही लेखा जोखा है जो कि हमारे सामने आता है, हम कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन वास्तु का प्रभाव बहुत ही नलिफाइड रहता है ना, कहते हैं, जो बहुत ही मिनिमम रूप में मिलता है। तो देखिए, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि वास्तु का जो प्रभाव है वो 33% हमारे जीवन पर पड़ता ही पड़ता है, आप इस बात को माने या ना माने। जैसे घड़ी की सुई हमें बताती है कि कब सुबह के 9 बजे हैं और कब रात के 9 बजे हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से वास्तु हमें अनेक प्रकार से नियमों, प्रकृति के नियमों को बताती है, ठीक है। तो इसमें जो प्रभाव पड़ता है हमारे पर वास्तु का, वो है 33%। 33% दिशा का प्रभाव यानी कि वास्तु का प्रभाव, 33% दशा का प्रभाव यानी कि ज्योतिष। दशा मतलब क्या हो गए, 9 ग्रहास, जो जिनको हम ज्योतिर्देव कहते हैं, हमारे शास्त्रों में ज्योतिर्देवों का वर्णन है ना, उन दशा का प्रभाव। फिर हमारे कर्मास,
है ना। अब बहुत लोग कहते हैं कि अब यहाँ पर ये प्रश्न आता है कि भाई ये हम वास्तु अपने घर का ठीक कर लेंगे और कोई कुछ रत्न धारण कर लेंगे, हम कुछ घर में अपने चेंजेस कर देंगे, तो बस हमारा सब कुछ कर्मों का फल परिणाम अच्छा देने लगेगा, है ना। बहुत लोग कहते हैं कि सब कुछ तो वास्तु के हिसाब से बनवाया, सब कुछ तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कर्मों का जो परिणाम है, हमारे घर में इतनी बाधाएं आ रही हैं, हमें इतनी परेशानियां आ रही हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज इग्नोर मत करिएगा कि हमारा जो धर्म है वो कर्म प्रधान धर्म है, तो यहाँ पर कर्मों का विशेष महत्व है। जो 33% रोल है वो आपके कर्मों पर भी है। आपकी पूरी कुंडली में जो प्रेडिक्शंस है वो भी फेल हो जाएंगे अगर आपने अपने कर्मों को सुचारू रूप से रखा, अगर आपने अपने भावों को सुचारू रूप से रखा। तो यहाँ पर कर्मों की भी प्रधानता विशेष रूप से है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। साथ ही गुरु कृपा एक ऐसी चीज है, क्योंकि गुरु जो होते हैं ना, गुरुओं को विशेष रूप से एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने जो समझा सीखा है, अपने पूरे जीवन की पूंजी हमारे साथ में वो शेयर करते हैं। ये नॉलेज जो होती है ना, देखिए वस्तुओं का आदान प्रदान हो सकता है, नोटों का आदान प्रदान हो सकता है, पैसों का आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन ये जो ज्ञान है ना, ये है इसका असली ज्ञान का आदान प्रदान अगर आपको कोई कर रहा है तो उससे बड़ा आपके ऊपर कृपा सिंधु कोई नहीं है ना। सबसे बड़ा आपके ऊपर अगर कृपा कर रहा है कोई, तो अपने ज्ञान को आपके तक पहुंचाने का। तो अगर कोई आपके पूरे जीवन में किसी भी प्रकार से किसी भी ने कोई छोटी सी भी चीज सिखाई है, तो उन सबको अपना गुरु मानकर उनका विशेष आदर सम्मान हमेशा करें। इससे आपकी जीवन में बृहस्पति ग्रह प्रबल होगा, ठीक है। और साथ ही अगर कोई विशेष रूप से गुरु आपके जिनकी आपकी बातें समझ में आती हो, जिनसे आप कनेक्ट कर पाते हो, विशेष रूप से अपने जीवन में एक गुरु जरूर बनाए और उनका अनुसरण और उनकी आज्ञा के अनुसार ही काम करें। कोई भी आपके मन में प्रश्न उठे तो उनकी आज्ञा से आप कार्य करें, फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसे पलटी है। ये गुरु कृपा 1% है जो कि बाकी 99% को विपरीत कर देगी, है ना। इतनी प्रबल है ये गुरु कृपा, है ना। बृहस्पति अपने आप में बहुत ही विशेष महत्व रखता है, बहुत ही प्रबल। मतलब एक कहते हैं ना, जो सब एक तरफ सारी चीजों को बैठा दो और एक तरफ गुरु को बैठा दो, दो पलड़े में, तो गुरु का पलड़ा 1% में भी भारी मिलेगा और 99% आपका पलड़ा ऊपर हो जाएगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, गुरुओं को हल्के में मत लीजिएगा। गुरु कृपा प्राप्त करना अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे और कितना वास्तु का हमारे जीवन पे महत्व है ना। अब ये महत्व क्यों है वास्तु का, ठीक है। अब थोड़ा सा आजकल की जनरेशन, क्योंकि हम लोग को क्या होता है ना, हम लोग को थोड़े साइंटिफिक फैक्ट्स चाहिए रहते हैं, हम जनरली चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, हमें थोड़े साइंटिफिक फैक्ट्स चाहिए रहते हैं, हमें रीजन चाहिए रहता है कि भाई हम अगर ऐसा माने तो क्यों माने, है ना। तो इस चीज को आप सिंपल सा यहाँ समझिए कि जो पृथ्वी है उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। अर्थ का जो कोर है, जो सेंटर है, वहां पर कुछ मैग्नेटिक रेज होती है, वहां पर विशेष प्रकार की पावर होती है, वहां पर जो लावा है, ये सब तो साइंस ने प्रूव किया है। इसी प्रकार से ये जो जियोपैथिक स्ट्रेस है, जो अर्थ के अंदर की प्रक्रियाएं है, लेयर्स है, उससे जो जियोपैथिक स्ट्रेस बनता है, उसके बारे में भी हम सबको पता है, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक पोल की जो क्रियाएं होती हैं और ये जो साइंस पूरा काम करता है, इसी को हम अप्लाई करते हैं वास्तु के माध्यम से, जो कि शास्त्रों के माध्यम से हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले से हमें बताकर आए हुए हैं, है ना। मेरी आवाज नहीं आ रही? किसी ने मैसेज किया कि मेरी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज टाइप करके भेजें आवाज आ रही कि नहीं आ रही आवाज। अच्छा, तो प्लीज आप अपना माइक ठीक कर लें, जिन्होंने भी मैसेज किया है आप एक बार फिर से चेक करें अपना माइक, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमारे ऊपर वास्तु कार्य करता है। साइंटिफिक वे में समझने की कोशिश करिए कि अर्थ की जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसी के बेसिस पर ये पूरा साइंस हमारा निर्धारित है ना। आगे हम समझते हैं, क्योंकि मेडिकल वास्तु की बात हो रही है, तो हम यहाँ आयुर्वेदा का जरूर मेंशन करना चाहेंगे
कि भाई आयुर्वेदा का सिद्धांत क्या कहता है। आयुर्वेदा का सिद्धांत जो कहता है वो 3 चीजों पर आधारित होता है कि 5 भूत, पंचभूत जिसको कहते हैं, पंचभूत यानी कि 5 तत्व, जिसका आजकल बहुत ही प्रोमिनेंटली हर कहीं हर चीज हर सेशन में हर किसी ने सुना होगा, 5 एलिमेंट्स की बात जो होती है ना। हमारा वास्तु का जो सिद्धांत है वो भी पूरा की पूरा वास्तु 5 एलिमेंट्स पर निर्धारित है। तो ये 5 एलिमेंट्स त्रिदोषा यानी कि वात पित्त और कफ, त्रिदोषा 3 तरह के दोष, और गुण रस और सिद्धांत है ना, ये यानी कि जो अस्थि मांस मज्जा मज्जा ये 7 प्रकार की मेटल्स होती है, धातुएं होती हैं, उनको लेकर आयुर्वेदा का पूरा सिद्धांत रन करता है ना। आयुर्वेदा का सिद्धांत यानी कि आयुर्वेदा क्या है, आयुर्वेदा हमारे शरीर में को स्वस्थ रखने का एक ज्ञान है ना, जो कि इन प्रिंसिपल्स पर काम करता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसकी सिमिलरिटी वास्तु में कितनी है ना। वास्तु में भी सेम यही होता है। ठीक है, मैं आप लोग को देखिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे मेडिकल, कैसे हमारा स्वास्थ्य एक्चुअली वास्तु पर बेस्ड है, कैसे हमारे स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है ये वास्तु का। क्योंकि देखिए आयुर्वेदा जो हमारे शास्त्रों में ऋषियों मुनियों ने बहुत पहले से विधि इसकी बता के आए हैं, और इसकी पूरी साइंस है, बड़े बड़े शास्त्र हैं, जो कि जिसमें से बहुत सारे शास्त्र आज हमारे पास में नहीं है। हमारे ज्ञानवर्णी कर्मों के उदय के कारण आज बहुत सारे शास्त्र थे जो हमारे पास नहीं है, पर जितने भी अवेलेबल हैं उन सभी शास्त्रों में आयुर्वेदों का बहुत अच्छा वर्णन दिया हुआ है, और उसमें मेडिकल का जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का मेन प्रिंसिपल्स बताया गया है, वो इन तीनों सिद्धांतों के बेसिस पर बताया गया है। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे सिमिलर है वास्तु से, क्योंकि वास्तु में भी हम इन्हीं सिद्धांतों की ही बात करते हैं। वास्तु में जब हम देखिए आजकल जो वास्तु है ना, वो थोड़ा सा मॉडर्न वास्तु ना चेंज कर दिया है लोगों ने। जो कभी भी कोई भी अगर वैदिक वास्तु के बारे में हम बात करेंगे तो पहले भूमि की ऊर्जा पर बात करते हैं, है ना, भूमि की ऊर्जा और ओरिएंटेशन पर बात करते हैं। आजकल क्या हो गया है, आजकल सीनरीज पे ध्यान ज्यादा देने लगे हैं लोग, पेंट पे ज्यादा ध्यान देने लगे हैं, है ना, क्योंकि क्या हो गया, इंटीरियर का जमाना हो गया है। तो इंटीरियर में क्या कर दिया है, इंटीरियर ने हमारे जो चौखट है, मेन डोर, मुख्य द्वार, उसी को चेंज करके तिरखट कर दिया है ना। चौखट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा नीचे का पोर्शन दहलीज होती है, उसी को रिमूव कर दिया है। तो ये हम मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में जो अपने बेसिक प्रिंसिपल्स है उसको भूल गए हैं, है ना, जहां पर हमें जो हमारे हमको गहरे अंदर तक इतना ज्यादा हिला रहा है, इस चीज को हम समझ पाते हैं तभी जब हम डिफरेंस देखते हैं ना, कि आज के स्वास्थ्य में और पहले पूर्व जन्म पहले के हमारे जो लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनके स्वास्थ्य में कितना अंतर है, क्योंकि हम बेसिक प्रिंसिपल्स को भूलते चले जा रहे हैं, है ना। तो जब हम बेसिक वास्तु की प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, वैदिक वास्तु की बात करेंगे, तो वहां पर 5 तत्व, 9 ग्रह, 3 दोष और 7 धातुएं, इन्हीं का वर्णन आया है, और इन्हीं के बेसिस पर ही वास्तु की कोई रेमेडी की जाती है। देखिए ये जो 9 ग्रह है, यानी कि आपका एस्ट्रोलॉजी, this is also a prominent part of वास्तु, because क्या होता है, जब तक आप किसी की कुंडली नहीं देखेंगे कि उसके कुंडली में कौन सा ग्रह प्रबल है, कौन सा निर्बल है, उसके बेसिस पर ही उसका पूरा वास्तु डिफाइन करता है। देखिए वास्तु के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है जो सबके लिए है, वो इसलिए है क्योंकि हमारे घर की जो एज होती है ना, जैसे आज हमने ये घर जो जिस घर में रह रहे हैं, कई लोग ऐसे घर में रह रहे होंगे जो पुश्तों से चले आए हैं, तो यानी कि 100 इयर्स की एज होती है हमारे घर में, उसमें भले ही छोटे छोटे मॉडिफिकेशन एंड रेनोवेशन होते रहते हैं, पर वो एज जो घर की होती है वो हमारी एज से ज्यादा होती है, राइट। तो एक बेसिक प्रिंसिपल्स हम इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि आज जो मेंबर्स घर में रह रहे हैं उनकी कुंडली और आगे जो मेंबर्स हमारे घर में रहेंगे उनकी कुंडली अलग अलग होगी, ठीक है। तो इसके कारण हम एक बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। पर जब हम रेमेडी की बात करते हैं, अगर किसी को घर में रहने में समस्या आ रही है, कोई किसी प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, तो जब हम रेमेडी की बात करते हैं तो वो कुंडली के बिना अपंग है,
पूरी तरह से अपंग है, क्योंकि अगर किसी को घर में रहने से किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, दैट मीन्स वहां पर उस प्रकार का वास्तु दोषा है। और वो वास्तु दोषा कैसे डिफाइंड होगा? उसकी कुंडली से डिफाइंड होगा। तो ये 9 ग्रहों को हम अलग नहीं छोड़ सकते। मेरे कहने का मतलब ये है कि 9 ग्रहों को अलग नहीं छोड़ सकते। वास्तु का करेक्शन 9 ग्रह की एनालिसिस से ही स्टार्ट होता है ना। हमारे कर्मों की लेखा जोखा के हिसाब से अगर किसी का बुध ग्रह प्रबल होगा तो उनके नॉर्थ में विपरीत एलिमेंट भी होगा, तब भी उनको कोई प्रभाव नहीं करेगा, उनका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, है ना। साता कर्म का उदय है, जब तक हमारे साता कर्म प्रबल है तब तक हमारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। और जहां असाता का उदय आता है, ये छोटी सी जो सुई भी होती है वो भी तलवार की तरह हमें चुभने लगती है। ठीक है, तो इस तरह से वास्तु के सिद्धांत जो है वो 9 ग्रह की दोषा और 3 दोषा 7 धातु और 5 तत्वों पर आधारित होते हैं, है ना। आगे समझेंगे हम। देखिए, ये 3 दोषा की जो हम बात कर रहे हैं, ये 3 दोषा कौन कौन से हैं, है ना। आप सबको पता है वात पित्त और कफ। ये वात पित्त और कफ भी किससे बनते हैं? 5 एलिमेंट के बैलेंस एंड डिसबैलेंस से बनते हैं, है ना। वात क्या है? इथर यानी कि आकाश, एंड प्लस एयर का बैलेंस जो होता है उसको वात कहते हैं। ठीक है, फायर और वाटर के बैलेंस को पित्त कहते हैं। कफ जो होता है हमारे शरीर में अर्थ और वाटर का बैलेंस कराता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 तरह की प्रकृतियां हमारी जो एलिमेंट्स है हमारे शरीर में होते हैं, और इनका जब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिसबैलेंस होता है तो हमारे शरीर में रोगों होने लगती है ना। तो जी देखिए, इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी में भी ये 3 दोषा के माध्यम से ही हम पृथ्वी की जो भूमि की एनर्जी है उसका निर्धारण करते हैं। ये हम आगे समझेंगे, पर पहले थोड़ा सा हम बॉडी में कैसे ये 3 दोषा अप्लाई होते हैं इससे समझते हैं, है ना। देखिए, जो वास्तु का प्रिंसिपल है वो पूरी तरह से आधारित है सूर्य की दिशा पर, सूर्य के घूमने पर, है ना। सूर्य कौन सी दिशा में कब किस समय कैसे रहता है, किस पोजीशन में रहता है, उसमें निर्धारित है हमारा ये पूरा वास्तु के प्रिंसिपल्स। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा की दशा के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमारा जो आयुर्वेदा का सिद्धांत है, हमारा आयुर्वेदिक बॉडी क्लॉक है, वो भी ऋषि मुनियों ने कुछ इसी प्रकार से ही बताया है। जैसे कि हमारे दिन का आरंभ होना चाहिए कब से? डॉन से, मतलब कि जो सुबह की मंद मंद धूप होती है, जब सूर्य लाल रंग का होता है, उस समय से हमारा दिन का आरंभ होना चाहिए। जब सूर्य उदय होने की अवस्था में होता है उसके 45 मिनट पहले और उसके 45 मिनट बाद का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय बताया गया है, 45 नहीं इनफैक्ट 48 मिनट का समय होता है, 48 मिनट्स का वो समय जो ब्रह्म मुहूर्त का बताया गया है, वो समय हमारे शरीर को हील करता है। वो समय हमारे शरीर में वात और कफ का बैलेंस करता है ना। इसलिए वात और पित्त और कफ क्या होते हैं अभी हम आगे समझेंगे इसको। वात हमारी मेंटल पोजीशन को ठीक करता है, बेसिकली हमारे सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है। वात आकाश तत्व है ना। आकाश तत्व हमारे शरीर में कहाँ से होता है? हमारे कंठ के ऊपर से होता है ना। आकाश तत्व हमारे सोचने समझने की शक्ति, हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाता है ना, हमको आध्यात्मिकता से की तरफ लेके जाता है। तो वात का समय हमारे शास्त्रों में क्या दिया गया है? सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 4 से 6, जिसके टाइम पे हमें मेडिटेशन करना चाहिए, है ना। हम क्या कहते हैं? मेडिटेशन उस टाइम पे करना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का रोल आ जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में हम बैठेंगे वहां पर, तो वहां पर हमें उस प्रकार की एनर्जी मिलेगी जिससे हम जब मेडिटेशन करेंगे तो हमारे शरीर में हीलिंग पावर बढ़ेगी। समझ रहे हैं? कौन कौन समझ पाया इस बात को? थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गूढ़ सब्जेक्ट लिया है और गूढ़ है ये बात को आप लोग समझ पा रहे हैं, अप्लाई कर पा रहे हैं क्या? यस। हाँ जी, ठीक है।
और बाकी लोगों को आई होप समझ में आ रहा है। मैं जो बात पॉइंट करने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ही मतलब डीप ये स्टडी है। आप थोड़ा सा इसको अप्लाई करके देखेंगे, हमारा जो आयुर्वेदिक बॉडी क्लॉक है वो हमारे घर में जो वास्तु की दिशाओं की अलग अलग क्रियाएं हैं उसको पूरी तरह से यहाँ पर पिक्चराइज करता है ना। तो 4 से 6 का समय जो शास्त्रों में बताया गया है कि क्रिएट, विजुअलाइज, मेडिटेट, एलिमिनेट बिगिंस, है ना, एलिमिनेशन बिगिंस एंड लाइट स्लीप, मतलब अब हम वहां पर सोकर उठ के और मेडिटेशन की उसमें चले गए, विजुअलाइजेशन में चले गए, अपने माइंड को शार्प कर रहे हैं, तो यहाँ पर वात का रोल आया। ठीक इसी प्रकार से जब 6 से 8 है ना, उस टाइम पे हमारे शरीर में कफ का एक कफ की प्रकृति हो जाती है हमारे वातावरण में। जब सूर्य उदय हो जाता है और सूर्य उदय होकर अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा होता है, तो 6 से 10 बजे का जो समय होता है उस समय हमारे वातावरण में, हमारे एनवायरनमेंट में कफ प्रवृत्ति ज्यादा होती है, कफ वाले एलिमेंट ज्यादा होते हैं, है ना। तो कफ के एलिमेंट जब होते हैं, कफ का मतलब होता है कि हम अपने, देखिए मैंने आगे ये चार्ट को मैं थोड़ा स्किप करके बाद में आती हूँ तो आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर मैंने दिशाओं के हिसाब से आप लोग को समझाने की कोशिश करी है। पहले इसको समझेंगे फिर हम आगे जाएंगे। देखिए वात का मतलब है कि हमारा माइंड स्टेट, कफ का मतलब है हेल्दी इम्यून सिस्टम, है ना। एक बार हमने मेडिटेट कर लिया और फिर आगे बढ़े, हमने क्या किया, हम एक्सरसाइज करने का हमारा समय आया, मॉर्निंग प्रेयर्स करने का समय आया, है ना। और हम इस समय क्या करते हैं, सुबह लाइट ब्रेकफास्ट करते हैं, है ना, अच्छी सुबह अपने मॉर्निंग रिचुअल्स करते हैं, अपने दिन को व्यवस्थित करने की क्रिया करते हैं, है ना। तो इस समय हम मतलब एक्शन में हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्शन में हैं। तो एक्शन में जब होंगे तो हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा का समावेश होगा और हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, ठीक है। तो इस समय हमारी जो स्थिति है वो नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से लेकर ईस्ट तक, है ना। जो व्यायाम करने की क्रिया है, नॉर्मली क्या कहते हैं हम, सनलाइट के टाइम पर सूर्य नमस्कार की जो क्रिया है कहाँ पर होनी चाहिए, सनलाइट के सामने, मतलब सूर्य के सामने होनी चाहिए, इस तरह से, है ना। तो इसके बाद में फिर पित्त की जब प्रवृत्ति आई, तो पित्त की प्रवृत्ति हमें क्या दिलाती है, हमारा मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग, उस समय हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और प्रकृति भी हमें सपोर्ट कर रही होती है हमारे मेटाबॉलिज्म को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। यानी कि आपका मतलब जो डाइजेशन है, डाइजेशन उस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आपकी शरीर में अग्नि उस समय प्रबल हो जाती है, क्योंकि सूर्य भी अपनी प्रबल अग्नि पर धीरे धीरे पहुंच रहा है। दोपहर के 12 बजे सूर्य भी अपनी प्रबल अग्नि पर पहुंच रहा रहता है। सेम उसी तरह से आपका बॉडी क्लॉक काम करने लगता है और आपकी शरीर की भी अग्नि बढ़ने लगती है। और जब हमारी जठराग्नि बढ़ी हुई होती है तो उस समय हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। डाइजेशन का मतलब सिर्फ खाना पचने से ही नहीं होता है, बल्कि उस खाने को हजम होकर उसके जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब होके पूरे शरीर में पहुंचे, है ना। तो तब हमारा वो खाना खाने का वो पर्पस सॉल्व होता है। तो यहाँ पर जो आयुर्वेदिक बॉडी क्लॉक हमें बताती है वो यही बताती है कि हैवीएस्ट मील ऑफ द डे जो है हमारा, वो 12 से 2 के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि जो बॉडी क्लॉक है हमारी वो उस तरह से काम करती है, हमारा जो हेवी डाइजेशन है उस टाइम पे कार्य करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो आयुर्वेदिक बॉडी क्लॉक है हमें सजेस्ट करता है कि इन तीनों दोषों के आधार पर हमारी आयुर्वेदिक बॉडी क्लॉक रन होनी चाहिए और हमारे दिन की चर्या जो है वो रन होनी चाहिए, है ना। अब हम आते हैं अपनी भूमि पर, है ना। अब जैसे हमें सपोज ये हमारा एक घर है, ठीक है, ये हमारा एक घर है, इसको हम अपने घर की तरह मानते हैं। समझ लीजिए ये चौकोर घर है हमारा, ठीक है। इस चौकोर घर में चारों तरफ कोई ना कोई दिशाएं हैं, है ना। आप देखेंगे जैसे हमारा जो घर है, या तो आजकल क्या होते हैं घर ज्यादातर कटे पिटे होते हैं, हम उसकी भी बात आगे करेंगे, पर अभी मान के चलते हैं कि हमारा जो घर है वो एक रेक्टेंगल फॉर्म में है। रेक्टेंगल फॉर्म में अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरह की एनर्जीज
सूर्य की जो किरणें हैं उसके माध्यम से वो एनर्जीज चारों तरफ से आने शुरू हो जाती है, और वो चारों तरफ से दिन प्रतिदिन, देखिए प्रकृति कैसे काम करती है, हमारा शेड्यूल, हमारा चर्या भले ही थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, हम 9 बजे की जगह 9:05 पर कभी कभी मंदिर जाए, लेकिन प्रकृति हमेशा अपने समय पर ही सारे कार्य करती है, वो उसमें 1 सेकंड भी डिले नहीं होती। तो यहाँ पर जब हमारी जो हमारा घर है यानी कि भूमि यानी प्रकृति जब इंटरेक्ट कर रही है यूनिवर्स से यानी कि ग्रह से और सूर्य की दिशा से, पृथ्वी से, वायु से, आकाश से, जल से, इन सभी जो तत्वाज है उनसे, तब उस समय हम जब चारों तरफ सूर्य हमारे घर की चारों तरफ घूम रहा है, अलग अलग तरह की एनर्जीज ऑटोमेटिक सेटल हो जाती है हमारे घर की चारों तरफ। अब इसको हम चाहें या ना चाहें, ये एनर्जीज जहां पर जिस प्रकार की किरणें पड़ती हैं उस प्रकार से ये सेटल हो ही जाती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये घर जो है इसमें चारों दिशाओं के आधार पर है ना, जैसे कि ये जो दिशा हमें दिख रही है, यह दिशा जो दिख रही है ये वेस्ट की दिशा है, और यह दिशा जो दिख रही है ये ईस्ट की दिशा है। ठीक है, तो ईस्ट अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर कौन सी दिशा हो गई? नॉर्थ दिशा हो गई, है ना। ईस्ट के एक साइड में नॉर्थ और दूसरी साइड में साउथ है ना। तो इस तरह से जब यहाँ से अब यहाँ से जब एक बार हमारे ये सूर्य की किरणें आना शुरू हुई, फिर ये क्लॉकवाइज साउथ में, फिर वेस्ट में, फिर इधर नॉर्थ में आकर वापस से नेक्स्ट डे ईस्ट में आई। इस तरह से चारों तरफ से घूमते घूमते ये दिशाएं के आधार पर एनर्जीज हमारे घर में सेटल हो गई, जिसको हम वास्तु में कहते हैं 45 तरह के देवतास। ठीक है, और इन देवतास को कैसे, अगर एनर्जी जिस घर में जिस तरह की एनर्जी डिसबैलेंस होती है उस बेसिस पर इन देवतास को जागृत करना होता है। बेसिकली देवता को जागृत करने से हमारा तात्पर्य है उस तरह की एनर्जी को जागृत करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा समझेंगे। देखिए कहाँ पे किस तरह की एनर्जीज है। यहाँ पर अगर आप दिशा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक की दिशा है वहां पर कफ प्रवृत्ति होती है। ठीक है, फिर आएंगे हम ईस्ट साउथ ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ साउथ वेस्ट, यहाँ पर पित्त प्रवृत्ति होती है। यानी कि देखिए कफ प्रवृत्ति में मैंने क्या बताया, वहां पर कफ प्रवृत्ति में हमने क्या देखा था, कफ प्रवृत्ति में अर्थ और वाटर है। ठीक है, अर्थ और वाटर है कफ प्रवृत्ति में। फिर पित्त प्रवृत्ति में क्या है, सूर्य की प्रबल अग्नि है, वहां पर अग्नि ज्यादा है, वहां पर अग्नि ज्यादा है। तो साउथ ईस्ट में साउथ की सारी दिशाएं जो है वहां पर पित्त की प्रवृत्ति आ गई। फिर वात की प्रवृत्ति आई हमारी साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक, है ना। तो इस तरह से तीनों दिशाओं में 3 तरह की प्रवृत्तियां आई, और जिसके हिसाब से हमारे देवता अपने आप सेट हो जाते हैं पूरे घर में। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं कि चलिए हमारा घर ये रेक्टेंगल नहीं है, ये कट है ना। यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा कट हो गया है। आप लोग देख पा रहे हैं इसको? आप लोग में डालते जाएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी कि हाँ समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कट हो गया है ना। तो यहाँ पर जब नॉर्थ ईस्ट कट हो गया तो अभी भी हमें जब सूर्य की दिशा घूम रही है, जब सूर्य घूम रहा है और पूरी प्रकृति में जो माहौल है, जो वेदर है वो सब चेंज हो रहा है, फिर उसकी जो ऊर्जा है अभी भी हमें मिलेगी। ऐसा में नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट कट हो गया तो नहीं मिलेगी, पर यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास में जितनी जगह है उसी में वो एनर्जी श्रिंक हो जाएगी, है ना। जैसे ये जो 45 देव हैं ये 45 के 45 ही रहेंगे, लेकिन ये क्या हुआ, अब ये एनर्जी यहाँ पर श्रिंक हो गई। ये जो इतना स्पेस हमें मिलना था, ये स्पेस जगह कम होकर इधर आकर शिफ्ट हो गई। ये सारी कुछ इतनी ही जगह में अब पूरा शिफ्ट हो गया।
यहाँ पर ही, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे अगर हमको कहीं बैठने की पूरी प्रॉपर जगह नहीं मिले और हमें हाथ दबा कर बैठना पड़े या पैर अपने मोड़ के बैठना पड़े ज्यादा देर तक, तो हमारे साथ में क्या होगा, वहां पर ऊर्जा का प्रवाह यानी कि ऑक्सीजन का प्रवाह धीरे धीरे जाना कम हो जाता है, राइट। जहां पर एनर्जी का सप्रेशन होता है वहां पर धीरे धीरे ऊर्जा का प्रवाह जाना कम हो जाता है, ऑक्सीजन का फ्लो जाना कम हो जाता है। ठीक यही चीज होती है हमारे घर में, घर की एनर्जी पर, कि जब जहां पर कोई श्रिंक होता है या ऊर्जा का फैलाव होता है वहां पर एनर्जी का डिसबैलेंस हो जाता है। अब जैसे ये देखेंगे पोर्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो ये बढ़ा हुआ है पर नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, तो यहाँ पर एनर्जी का प्रवाह ज्यादा हो गया और इधर एनर्जी का प्रवाह शेक हो गया है, कम हो गया है। तो ये आकर फिर इफेक्ट करती है यहाँ पर। ये क्या है, हमारे घर का ब्रह्म स्थान, हमारे घर का सेंटर पॉइंट, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली जो सारी एनर्जी है वो चारों तरफ से अपने सेंटर से श्रिंक होकर वापस से बाहर की तरफ फैलती है ना। एनर्जी का प्रवाह कैसे होता है, अंदर से बाहर की तरफ, यूं ऐसे अंदर बाहर ऐसे। तो ये इफेक्ट करती है, कहीं पर तो इसमें बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, कहीं से बहुत ज्यादा आ रही है, कहीं से कम आ रही है एनर्जी। तो इस तरह से ये हमारे एनर्जी के प्रवाह को इफेक्ट करने लगते हैं। आप लोग को दिशाएं क्लियर है, आप लोग दिशाओं के बारे में समझते हैं यहाँ पर सभी लोग, नहीं तो मैं एक बार थोड़ा समझा दूं। मुझे लग रहा है कहीं सर के ऊपर से बात तो नहीं जा रही है, आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ। एक बार थोड़ा चैट पे आप लोग डालेंगे तो मुझे समझ में आएगा, नहीं तो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं। कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उसको और थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। चैट बॉक्स में आप लोग बताएं एक बार मुझे, फिर से क्लियर करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इस तरह के फीडबैक्स भी आने चाहिए, हमें समझ में आता है कि भाई आप लोग को समझ में आया कि नहीं, क्योंकि हम तो बोल रहे हैं लेकिन आपने लिया कितना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही हम 20 पॉइंट्स बताएं लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम तो 100 बता के चले गए, लिए आपने 20 ही, तो कोई मतलब नहीं हमारे बताने का, है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं जो बात कर रही थी, इस तरह से दिशाओं की बात कर रही थी। अब ये ई लिखा दिख रहा है ना सबको, ई यानी कि ईस्ट दिशा, है ना, ईस्ट दिशा है यहाँ पर, है ना। अब ये सबको पता है कि 4 दिशाएं और 4 विदिशाएं होती है, इतना तो सबको पता है ना। ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ, ये 4 दिशाएं होती हैं और चारों दिशाओं के बीच बीच में 4 विदिशाएं होती हैं, ये भी सबको पता है ना। तो ये हो गई ईस्ट दिशा। एक मिनट में ड्रॉ करके बताती हूँ आप लोग को। देखिए ये हो गई ईस्ट दिशा, ये वाली, है ना। फिर ये हो गई साउथ दिशा, ये हो गई वेस्ट दिशा और ये हो गई नॉर्थ दिशा। ठीक है, इतना समझ आ गया सबको, ये 4 दिशाएं। हाँ, अब इसके बीच में, इन चारों दिशाओं के बीच में आप देखोगे तो ये 4 विदिशाएं हैं, है ना। अब ये 4 विदिशाएं कहाँ पर है, ये देखिए साउथ और ईस्ट के बीच में आ गया साउथ ईस्ट, है ना। अब आ गया वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। अब आ गया नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। फिर यहाँ आ गया नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ईशान, है ना। इसको हम ईशान कहते हैं, इसको हम कहते हैं आग्नेय कोण, इसको कहते हैं नैऋत्य कोण और इसको कहते हैं वायव्य कोण। अब शायद सबको समझ में आ रहा होगा, हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा कोरिलेट करके देखेंगे तो समझ में है ना। तो अब हमारा वास्तु में अगर हम और डीप में जाते हैं तो इन चारों दिशाओं और विदिशाओं के बीच की भी एक दिशा होती है जहां पर इन दोनों तरह की एनर्जी फील्ड्स रहती है ना। जैसे वेस्ट और नैऋत्य के बीच की जो दिशा है वो है वेस्ट साउथ वेस्ट, जिसको हम बचत की दिशा कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एनर्जी फील्ड यहाँ पर काम करती है। तो इस तरह से 4 दिशा, 4 विदिशा और 4 के इस बीच में 8 और ये आ गई, विदिशाओं के बीच में भी विदिशाएं आ गई, जो उनको हमने 8 और काउंट किया, टोटल 16 दिशाएं होती है ना।
16 दिशाओं के बेसिस पर हम वास्तु की एनालिसिस करते हैं। तो अब इन दिशाओं की जब मैं बात कर रही थी तो ही मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर जैसे देखेंगे तो ये जो नॉर्थ का पोर्शन है तो ये इतना कटा हुआ है ना। तो यहाँ पे जो इस तरह की ऊर्जा होनी चाहिए वो ऊर्जा आके इधर शिफ्ट हो जाती है, तो वो इतने कम जगह पे भी अपना स्थान बना लेती है ना। अपनी कम जगह पर भी वो उसने अपना स्थान बना लिया, ये नहीं है कि वो ऊर्जा रही ही नहीं, है ना। अगर आपको कम जगह मिल रही है बैठने की तो आप थोड़ा हाथ सिकोड़ के पैर सिकोड़ के बैठ जाओगे, अपने हाथ निकाल के कहीं अलग तो नहीं रख दोगे ना। ठीक इसी तरह से वास्तु में भी होता है कि आपको जो दिशाएं मिली हुई होती हैं उसकी एनर्जी थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है उसके बेसिस पर। इसीलिए वास्तु में नॉर्मली हम बताते हैं कि जो दिशाएं हैं वो चारों दिशाएं बराबर होनी चाहिए, है ना। जैसे ये जो एक अपन हम मानेंगे मैप, ये एक परफेक्ट मैन मान के चलेंगे कि यहाँ पर जब दिशाएं बराबर होंगी तो हमेशा हमें वास्तु का इफेक्ट सबसे अच्छा मिलेगा। ठीक है, अब ये सब तो हम पूरी तरह से सुचारू रूप से मतलब हमारे हाथ में नहीं होता कि भाई एकदम परफेक्ट हमें मिले। और आजकल अपार्टमेंट में तो और भी मुश्किल हो गया है, अपार्टमेंट में तो बहुत मुश्किल हो गया है कि भाई ये हमें हर तरह से भाई एकदम कट ना मिले, बिल्कुल कोई भी एक्सटेंशन ना मिले और हमको बिल्कुल 4 खाने बराबर वाला घर मिल जाए, रेक्टेंगल वाला घर मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है आजकल तो भले ही प्लॉट हो या फिर अपार्टमेंट्स हो, ये संभव होना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो उसके लिए मैं आप लोग को कुछ टिप्स देती हूँ कि यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि भाई अगर हमें हमारे घर में इस तरह से आके एनर्जी में दोष क्रिएट हो रहे हैं, वास्तु में दोष क्रिएट हो रहे हैं, तो हमें दिक्कतें आएंगी। ठीक है, अब इन दिक्कतों को कैसे हम कम से कम मिनिमाइज कर पाए बिना अपने घर का वास्तु कराए। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़े से टिप्स दूंगी जिनको आप फॉलो करके अपने घर में अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से मास्टरी कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर कुछ टिप्स हैं जिनको आप फॉलो कर अच्छा एक घर में अपने वास्तु क्रिएट कर सकते हैं। पर यहाँ तक आप लोग को बातें समझ में आई हैं? इसमें कुछ क्वेश्चन है आप लोग को? कुछ इसमें क्वेश्चन है? क्योंकि जो टिप्स है तभी आप फॉलो कर पाओगे जब दिशाओं का आपको ज्ञान होगा। यहाँ तक आप लोग फॉलो कर रहे हो? मुझे आप लोग को समझ में आ रही हैं चीजें? जी, जिन्होंने वीडियो ऑन किया वो तो सब थम्स अप दे रहे हैं, जिन्होंने नहीं दिया ऑन किया उनका कोई भरोसा नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू करती हूँ। ओके, चलिए, ग्रेट, आ रही है लोगों को समझ में, अब धीरे धीरे लोग वीडियोस ऑन कर रहे हैं। थैंक यू फॉर स्विचिंग इट ऑन, गुड टू सी यू। ग्रेट, गुड टू सी यू प्रभाजीत जी, मीनू जी, गुड टू सी यू। ओके, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक हमको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। आगे हम चलते हैं विशेष टिप्स की तरफ कि कैसे हम कुछ विशेष टिप्स को फॉलो करके हाँ वास्तु के विशेष परिणाम को, जो हमारे घर में वास्तु दोष है, उसको कम कर सकते हैं, है ना। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो घर में लोग करते हैं, मैंने देखा है जितने भी घर में वास्तु विजिट्स हम लोग करते हैं, सबसे पहले जो देखते हैं हम कि घर में भैया दवाइयां ऐसे बिखरी रहती हैं जैसे घर में सोपीश आजकल हो गए, है ना। बोलते नहीं हमारी तो दवाइयों के बिना गुजर ही नहीं है, हमारे तो ये, इनको डायबिटीज है, उनको हाइपरटेंशन है, इनको ये दिक्कत है, उनको ये दिक्कत है। घर में हर सदस्य कुछ ना कुछ रोगों से पीड़ित है। ठीक है, तो देखिए, रोग है, मैं समझती हूँ, ठीक है, ये पंचम काल चल रहा है, हर किसी को रोग है, दिक्कत तो है, लेकिन इन परेशानियों को हमें जाहिर करने की क्या जरूरत है ना। तो हमेशा इस चीज का ध्यान दें कि अपने घर में जब भी दवाइयां रखें तो हमेशा अपने घर में दवाइयां एक जगह पर सुव्यवस्थित ढंग से रखें। भले ही वो दवाइयां आपको रोज लेनी पड़ रही, कभी भी बेड के साइड में या किचन में, है ना, या फिर इधर उधर डाइनिंग टेबल पर, कि हमें याद नहीं रहता फिर डाइनिंग टेबल पर नहीं रखते, तो make it a ritual of your life, make it a habit of your life, but just don't keep it anywhere. दवाइयां आपकी जो एनर्जीज है पर्टिकुलर तरह की, वो एनर्जीज को इंडिकेट करती हैं। देखिए, हमारे घर में एक छोटा सा छोटा रखा हुआ सामान है ना,
किसी न किसी प्रकार की एनर्जी को रेप्लिकेट करता है। देखिए साइंस के माध्यम से भी ये प्रूव हो चुका है कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ एनर्जी, राइट। तो आप जिस तरह का सामान रखोगे वो उस प्रकार की एनर्जी को थ्रू करेगा। तो आप मेडिसिन हर जगह इधर उधर रखकर अपने साइकोलॉजी को, अपने सबकॉन्शियस को किस तरह की एनर्जीज भेज रहे हैं, अपने घर को किस तरह की एनर्जीज भेज रहे हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आज के आज इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आपके घर में डाइनिंग टेबल पर, किचन में या इधर उधर कहीं पर भी दवाई बिखरी हुई है, कुछ लोगों को तो आजकल शौक हो गया है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके और पूरा मतलब एक शोकेश टाइप का बना लेते हैं और वहां पर रख देते हैं कि बहुत दे फील प्राउड कि भाई मैं तो आयुर्वेदिक ले रहा हूँ। पर वो आयुर्वेदिक है पर है तो दवाई ही। You can't display it. This is not a thing to display. Would you like to display your problems? No, ना। आप कोई भी अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्प्ले नहीं करना चाहोगे, तो why are you displaying the medicines? है ना। तो ये मेडिसिन हमेशा एक जगह पर ही रखें, नॉर्थ ईस्ट की दिशा। मैं यहाँ पर आप लोग को अभी भी थोड़ा सा दिशा के बारे में आप लोग को जरूर कुछ कंफ्यूजन होगा, तो एक बार मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बता देती हूँ कि दिशाएं कैसे आपको लेनी है ना। देखिए यहाँ पर हम चारों दिशाओं की बात कर रहे हैं जब, सॉरी, ये चारों दिशाओं की जब बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया ई, और फिर हमने बात करी चारों विदिशाओं, ठीक है। अब आ गया यहाँ पर हमारा ईस्ट, यहाँ पर आ गया वेस्ट, फिर यहाँ पर आ गया नॉर्थ, और यहाँ पर आ गया साउथ। ठीक है, ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना सबको। ये देखिए यहाँ पर, सॉरी, ठीक है। तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया। ये चार दिशाएं हो गई। इनके बीच में नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान, साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय, साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य, और नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य। ये दिशाएं हो गई। अब नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे कहाँ है, कोई बताएगा मुझे? हाँ, मैसेज में टाइप करके भेजिए, किसी को समझ में आया हो तो बताइए। मैसेज में टाइप करके देखिए, बताइए नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर है। नॉर्थ ईस्ट आएगा, ये आपका आएगा, देखिए ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, है ना। यहाँ पर आएगा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पर आएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ है और सॉरी ये नॉर्थ ईस्ट है, इसके बीच में, है ना। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच वाली जो दिशा होगी उसको कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। सब आप अपने घर में आपको दिशा फाइंड आउट करनी है तो सबसे आसान उपाय आपको मैं बताऊंगी। अपने घर का जो भी सेंटर है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट सेंटर लीजिए और अप्रोक्सीमेट सेंटर पे खड़े हो जाइए, और वहां पर अपने एंड्रॉइड फोन में, मोबाइल में कंपास ओपन करिए, और कंपास ओपन करके चेक करिए कि आप का घर में 0 डिग्री कहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। नॉर्थ इज 0 डिग्री, ये तो सबको पता है ना, ठीक है। तो 0 डिग्री बस फाइंड आउट करिए। नॉर्थ कंपास में कभी भी और कोई दिशाएं नहीं देखनी चाहिए, सिर्फ आपको 0 डिग्री फाइंड आउट करनी चाहिए कि 0 डिग्री कहाँ पर है। वो आपको 0 डिग्री एक बार मिल जाएगी, उसके विपरीत में क्या हो जाएगी, 180 डिग्री यानी कि साउथ, है ना। फिर 90 डिग्री पर ईस्ट आ जाएगा, और इधर पीछे आ जाएगा 260 डिग्री पर वेस्ट आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको आसानी से दिशाएं आपके घर में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आप कमियां मत निकालिएगा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे रेडिएशन नहीं होना चाहिए, मोबाइल का एंड्रॉइड जो कंपास होता है वो आपको कुछ हद तक देता है, पर 5% डेविएशन उसमें होता है, ज्यादा डेविएशन नहीं होता है, विच इज ओके। बट अप्रोक्सीमेटली आपको आइडिया लग जाएगा कि दिशाएं हमारे घर में कहाँ पर कौन सी हैं, है ना। बहुत लोग के आधार पर। शिखा जी, समय हमारे पास थोड़ा ही बच रहा है। दिशा का ज्ञान करने के लिए एक सरल विधि, आप सूर्योदय के समय सूर्योदय जिधर होता है वहां उस साइड मुख करके खड़े हो जाइए,
हाँ लेफ्ट साइड में नॉर्थ और राइट साइड में साउथ, ये सीधी सी। ये भी बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन नॉर्मली इसमें प्रश्न आ जाता है कई बार कि उत्तरायण और दक्षिणायन का, क्योंकि दक्षिणायन में सूर्य है ना थोड़ा सा दक्षिण की तरफ बढ़ जाता है और उत्तरायण में उत्तर की तरफ बढ़ जाता है, तो यहाँ पर कई बार फिर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए 0 डिग्री का तरीका हम बताते हैं। बराबर है। जी, ठीक आगे है। बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट की दिशा में आप अपने सारे मेडिकल रिपोर्ट्स रखें और मेडिसिन के बॉक्स रखें। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में कोई भी हैवी सामान ना रखें, वहां पर चेक करें कि कोई किसी भी प्रकार का बाथरूम, किचन या बेडरूम ना हो, है ना। अगर ऐसी चीजें होंगी तो आप लोग को घर में हमेशा ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम या अल्जाइमर या कैंसर, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बहुत ही बड़ा वास्तु दोष क्रिएट करता है, क्योंकि वहां पर जिस प्रकार की ऊर्जा आनी चाहिए, अगर आपका ब्रेन ही नहीं काम करेगा तो आपके जीवन में आपके जो शरीर में बाकी ग्रंथियां हैं वो ऑटोमेटिक डिसबैलेंस हो जाएंगी। तो इसके लिए इस चीज का विशेष रूप से ध्यान दें कि अपने घर का नॉर्थ ईस्ट जरूर ठीक रखें, वहां पर बाथरूम, किचन या बेडरूम हो तो उसका उपाय जरूर करें, वरना आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्या आएंगी ही आएंगी। ठीक है, अगर आपके घर में दक्षिण दिशा की तरफ विंडो या द्वार हो तो उसको विशेष रूप से 10 बजे से लेके 3 बजे के बीच में बंद रखें, क्योंकि उस समय जो यूवी रेज होती हैं बहुत हाई होती हैं, तो इसलिए साउथ और वेस्ट में हम लोग वास्तु में कम से कम खिड़कियां और दरवाजे रखने के लिए रिकमेंड करते हैं। पर जस्ट इन केस आपके घर ऑलरेडी बना हुआ है और आपके घर में ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारी खिड़कियां और दरवाजे उधर बने हुए हैं, ये नए घर पे ही अप्लाई हो सकता है, क्योंकि तो आप उस चीज को ध्यान रखें कि 10 से 2 के बीच में 10 बजे से 2 शाम को 3 बजे के बीच में इसको जरूर बंद रखें, ताकि आपको जो आपके घर में है पित्त का, मैंने पित्त बताया था ना, साउथ वाली दिशा में पित्त की समस्या नहीं आएगी, पित्त से संबंधित रोग आपके घर में नहीं आएंगे। ठीक है, दूसरा विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है कि आप जब सोएं तो अपना सर को हमेशा पूर्व दिशा में या दक्षिण दिशा में ही रखें, है ना, क्योंकि जो अर्थ की मैग्नेटिक रेज होती हैं वो कुछ इसी हिसाब से काम करती है। तो या तो पूर्व या तो दक्षिण, इससे विपरीत किसी भी दिशा में अगर आप सर करके सो रहे हैं तो उसको इमीडिएटली चेंज करें। यहाँ पर एक प्रश्न और आता है, लोग कहते हैं कि मैंने बेड का हेड तो ईस्ट में रखा है पर मैं उल्टा सर करके सो जाता हूँ। नो, you should always have a support when behind your back, behind your head। जब भी आप सो रहे हैं तो हेड को हमेशा सपोर्ट लेके सोना चाहिए। और कई बार क्या होता है, बेड हमारे रूम के सेंटर में होता है, तो हम जब हेड विपरीत दिशा में करके सोते हैं तो हमेशा हमारा हेड क्या होता है, ब्रह्म स्थान पर आ जाता है, रूम के ब्रह्म स्थान पर आ जाता है, जो कि हमें हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए ध्यान दें, सर हमेशा, बेड का हेड हमेशा पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा में ही हो, अगर नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट कराएं। ठीक इसी प्रकार से दक्षिण पूर्व दिशा में अग्नि तत्व की अधिकता पाई जाती है, जैसे मैंने बताया कि पित्त की अधिकता होती है, तो वहां पर किसी भी प्रकार से बेडरूम को ना रखें। जो नवविवाहिता होती हैं, नॉर्मली जो कंसेप्शन के मोड में होती हैं जो लेडीज, उनको ये रूम नहीं देना चाहिए, नहीं तो नॉर्मली उनको प्रेगनेंसी के इश्यूज बहुत जल्दी आ जाते हैं। और साथ में ही अगर वहां पर जो लोग सोए हैं उनके अंदर ज्यादातर डायबिटीज या त्वचा से संबंधित रोग पाए जाते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। घर के ब्रह्म स्थान का भी विशेष रूप से ध्यान रखिए। घर का ब्रह्म स्थान यानी कि द सेंटर प्लेस ऑफ द हाउस, वो हमेशा हल्का फुल्का और खुला हुआ होना चाहिए। पहले के जमाने में ध्यान रखो आपको कि तुलसी लगाई जाती थी, घर के जो ब्रह्म स्थान है वहां पे तुलसी लगाई जाती थी, उसको जल दिया जाता था, उसको खुला रखा जाता था। ब्रह्म स्थान हमारे शरीर में नाभि की तरह काम करता है ना, हमारे घर में हमारे शरीर की नाभि की तरह काम करता है, जहाँ से ऊर्जा का प्रवाह चारों तरफ होता है। तो इसको हमेशा ध्यान रखिए कि आपके घर का जो सेंटर है वहां पर कोई हैवी ऑब्जेक्ट ना हो, वहां पर स्टोर रूम ना हो, या वहां पे टॉयलेट्स तो बिल्कुल भी ना हो, ना ही सीढ़ियां हो। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। ब्रह्म स्थान में दोष होने से कंसेप्शन में विशेष रूप से मैंने देखा है प्रॉब्लम्स आई हैं लोगों को, तो इस तरह से आप ब्रह्म स्थान का जरूर ध्यान रखें। सुबह उठकर हमेशा धरती माता के पैर छुएं और उत्तर और पूर्व की खिड़कियां सुबह उठ के ओपन करें, है ना। नॉर्मली कई बार हम जब
कई हमारे घर में, जैसे मैंने अभी बताया कि खिड़कियां हमेशा कई बार साउथ और वेस्ट में भी बहुत सारे लोगों की होंगी, लेकिन कोशिश करें जितनी ज्यादा कम से कम भी हो तो कम से कम खिड़कियां भी ओपन करें। लेकिन उत्तर और पूर्व की खिड़कियां हमेशा 9 से 12 के बीच में, बल्कि 6 से 12 जो सुबह का समय है उस बीच में जरूर ओपन रखें। इससे हमारे घर में जो रात में बैक्टीरिया उत्पन्न हुए हैं उन बैक्टीरिया का समूल नाश होता है, साइंटिफिक दृष्टि से भी देखें तो, है ना। घर का जो स्लोप है उसका विशेष ध्यान देना चाहिए, हमेशा साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ होना चाहिए, है ना। घर का स्लोप साउथ वेस्ट में हाई होना चाहिए और नॉर्थ वेस्ट में उसको नीचे की तरफ होता है ना। तो इस तरह से घर का स्लोप का विशेष रूप से ध्यान रखें, नहीं तो वो भी आपके शरीर में अनेक प्रकार की समस्याओं का को क्रिएट करना शुरू कर देता है ना। सीढ़ियों की, इसी प्रकार से सीढ़ियों की जो दिशा है उसका भी विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि सीढ़ियां हमेशा क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, है ना। आप एक बार अपने शरीर, आप सीधे खड़े हो जाइए और अपने शरीर में क्लॉकवाइज एक बार चक्कर लगा के देखिए और एक बार एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा के देखिए, है ना। आप देखिए कैसे आप एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाएंगे तो आपका शरीर, आपका सर घूमने लगेगा, ठीक है। तो इसके पीछे भी जो साइंस है कि हमारा जो दिमाग है वो क्लॉकवाइज, हम जब घूमते हैं अपने शरीर को रोटेट करते हैं तो क्लॉकवाइज रोटेट हो, है ना। और हमेशा सीढ़ियां उत्तर और पूर्व में ही खुलनी चाहिए नॉर्मली। सीढ़ियों के नीचे बाथरूम या किसी भी प्रकार का हेवी सामान नहीं रखें, इससे आपकी बैकबोन से, जैसे आपके बैकबोन्स होती है ना, रीढ़ की हड्डियां होती है ना, एक एक करके ऊपर तक आपको मेरुदंड जिसको बोलते हैं, है ना। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे लिए ये सीढ़ियां काम करती हैं, जो हमारे घर की ऊर्जा को नीचे से ऊपर तक लेके जाती हैं, घर के लिए पिरामिड का काम करती हैं। तो इनको विशेष रूप से सीढ़ियों को ध्यान रखें कि यहाँ पर किसी प्रकार के दोष ना हो, टॉयलेट ना हो, नहीं तो रीढ़ से की हड्डी से संबंधित परेशानियां आपको आ सकती है ना। देखिए सेप्टिक टैंक का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। सेप्टिक टैंक हमेशा जैसे WNW या SSW ऐसे जोन में बनवाते हैं हम लोग, नहीं तो क्या होता है कि स्त्रियों को विशेष रूप से प्रॉब्लम आती है। सेप्टिक टैंक क्या होता है, नॉर्मली गड्ढा होता है, ये नीचे की अंदर की तरफ, जमीन के अंदर की तरफ होता है, और इसमें से अनेक विषैले पदार्थ, विषैली गैसें बाहर निकलती हैं, जो कि स्त्रियों को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। करती तो सबको है, बच्चों और बुजुर्गों और बड़ों को भी, लेकिन स्त्रियों को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें कि सेप्टिक टैंक अगर गलत दिशा में होगा तो स्त्रियों को घर में रोग अगर आ रहे हैं तो दैट मीन सेप्टिक टैंक अपने घर का चेक करें, ठीक है। WNW जैसे कि मैंने बताया कि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में जो WNW जोन होता है ना, वहां पर सोने से मानसिक तनाव और डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो वहां पर अगर आपका बेडरूम है तो एक बार चेक करें कि वेस्ट यानी कि पश्चिम और वायव्य के बीच में तो कहीं आपका बेडरूम नहीं आ रहा है। अगर वहां पर आपका बेडरूम आ रहा है तो आपके अंदर मानसिक डिप्रेशन की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और कुआरे बच्चे जो होते हैं, जो टीनेज के बच्चे होते हैं, उनको ध्यान रखें कि कभी भी साउथ वेस्ट यानी कि साउथ और साउथ वेस्ट के बीच वाली दिशा में ना सुलाएं। जहां पर आपका साउथ आता हो और नैवृत्त आता हो, मतलब दक्षिण और नैवृत्त के बीच वाली दिशा में उनको ना सुलाएं। इसी तरह से नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ की दिशा में ना सुलाएं, नहीं तो वहां पर उनको बहुत सारी बुरी आदतें लग सकती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साउथ वेस्ट में ओवरहेड टैंक, नॉर्मली हमारे घर में क्या होता है, टेंडेंसी होती है कि साउथ को ऊंचा रखने के चक्कर में बहुत सारे लोग को देखती हूँ मैं कि साउथ वेस्ट में टंकी पानी के ऊपर बनवा देते हैं, छतों के ऊपर। तो ये भी एक्चुअली गलत है। साउथ वेस्ट में जो टंकी बनती है पानी की, जैसे मैंने बताया साउथ में उधर अग्नि ज्यादा होती है साउथ वेस्ट तक की, तो वहां पर अग्नि की दिशा एक्चुअली वरुण से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक होती है, यानी कि पश्चिम से लेकर नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ तक होती है। तो उस साइड में हमेशा पानी की टंकियां होनी चाहिए, चंद्रमा की दिशा में होनी चाहिए पानी की टंकियां। तो इस साउथ वेस्ट में अगर आपकी टंकी है और आपके घर में किसी को हृदय रोग है तो एक बार इसको चेक करें कि वहां पर उसको ट्रीटमेंट करवा लें। घर की फर्श पे जो मार्बल्स लगे होते हैं, कई बार उसके कारण घुटनों में दर्द होता है, मार्बल की हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है। इसमें जब हम एस्ट्रो वास्तु की जब बात आती है तो हम लोग यहाँ पर सजेस्ट करते हैं कि किस तरह के टाइल, जैसे सैंडस्टोन के जो टाइल होते हैं या वर्टिब्रिक के जो टाइल होते हैं, वो सबसे अच्छे होते हैं
घरों में लगाने के लिए, उससे आपको पैरों में प्रॉब्लम या स्वास्थ्य में समस्याएं नहीं आती, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसमिशन जो अर्थ से है मैग्नेटिक रेज का, वो नहीं होने देती है, तो घुटनों में लोगों को दर्द शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आप इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखकर अपने घर में जो मेडिकल के समस्याएं हैं उनसे आप इसका समाधान पा सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोग को बताए। साथ ही जैसे घर के प्रोटेक्शन के लिए क्रिस्टल्स वगैरह भी, घर की एनर्जी को ठीक करने के लिए क्रिस्टल्स भी यूज कर सकते हैं घर की प्रोटेक्शन के लिए। और स्टूडेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कुछ प्रकार के ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जिनकी को रखने से वहां की ऊर्जा में विशेष रूप से परिणाम देखे गए हैं, है ना। पहले के जमाने में द्वार पे, मुख्य द्वार पे और कुछ विशेष स्थानों पर विशेष प्रकार के पत्थर ही लगाए जाते थे, जो कि आजकल इंटीरियर के कारण सब कुछ रेयर हो गया है ना। तो ये है। और इस तरह से अब क्योंकि समय भी काफी हो रहा है, 1 घंटे का समय हमारा हो गया, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आप लोग को बताना चाहती थी मेडिकल वास्तु पर। बाकी इस तरह की और बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप जानने के लिए मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। जैसे कि ये बहुत सारी सर्विसेज मैं प्रोवाइड कराती हूँ वास्तु से रिलेटेड और कुंडली से रिलेटेड, मुहूर्त से रिलेटेड, और कुछ कोर्सेज हैं ऐसे जो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। उससे संबंधित कुछ भी आपको ज्ञान प्राप्त करना हो तो आप इसके लिए जुड़ सकते हैं मेरे से। इस तरह से बहुत सारी चीजों का उपयोग करके, जैसे नंद्यावत स्वास्तिक, पीली सरसों, सॉल्ट लैम्प है, अष्टमंगल है, द्वार पर लगा सकते हैं। इस तरह से कुछ चीजों का प्रयोग करके आप अपने घर की ऊर्जा को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं समय काफी हो चुका है, इसलिए मैं सम अप करूंगी यहाँ पर इस टॉपिक। बहुत सुंदर जानकारी। शिखा जी, एक चीज थोड़ी और क्लियर करनी थी। हमारे घर पे हम लाइट लगाते हैं रात को, या जो उसमें लाइट में भी रंग का फर्क पड़ता है क्या? हाँ, लाइट और वेंटिलेशन आपके घर में बहुत ही उचित होना चाहिए, इसका तो बहुत ही फर्क है। इसी कारण जो ईस्ट, जहां पर थोड़ा सा मैं जल्दी कर गई, ईस्ट में इसीलिए नॉर्मली फेसिंग करके घर का हम लोग बताते हैं कि ईस्ट की फेसिंग होनी चाहिए, क्योंकि ईस्ट की फेसिंग जब होएगी घर की तो हमेशा घर ईस्ट से खुला रहेगा आपका, तो वहां से जो सुबह की मैग्नेटिक किरणें आएंगी, जो सुबह सूर्य की जो किरणें आएंगी, वो आपको विशेष रूप से आपके शरीर को हील करेंगी। ठीक इसी प्रकार से नॉर्थ को ओपन रखने के लिए बोलते हैं, नॉर्थ में विंडो रखने के लिए बोलते हैं, ताकि उधर से भी जो स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी आपको तत्वास मिलने हैं वो प्रॉपर मिलते रहे, है ना। तो घर में वेंटिलेशन का, जैसे कि अभी आनंद जी ने बोला कि ये भी बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिए, ये भी स्वास्थ्य पर विशेष रूप से प्रभाव करता है। जैसे मैंने आप लोग को पॉइंट में बताया अभी कि सुबह आप 8 से 12 के बीच में नॉर्थ और ईस्ट की विंडोज ओपन करके रखें, इसी कारण क्योंकि घर में जो वेंटिलेशन है, वो बैक्टीरिया वगैरह जो रात के बने हैं वो सब किल होंगे और वेंटिलेशन आपके घर का अच्छा बनेगा, है ना। बहुत सुंदर जानकारी। जय जिनेन्द्र, जय बहुत जिनेन्द्र। अच्छा समझाती हैं। और भी ना मैं सोच रही थी क्लास भी लेंगे तो कभी क्लास में भी टीचर इस तरह नहीं समझाती, इस तरह समझाया, एक एक वर्ड समझ में आया, बहुत अच्छा। एक जो दवाई का आपने बताया नॉर्थ ईस्ट में रखने के लिए, तो उसमें दवाई का एक मेरे को भी है कि जैसे खुले जो दिखने वाले मतलब बॉक्स में नहीं रखनी चाहिए दवाई को, कोई कपड़े का बॉक्स हो या कोई बंद बॉक्स हो उसमें रखिए, और उसके ऊपर एक वाइट कागज लिख के और उसके तिकोने, लाल रंग का तिकोना, जो दवाई का मेडिसिन का जो होता है, तो लाल तिकोने 2 तरफ बनाइए और बीच में 302 नंबर लिखिए, तो उससे बहुत बेनिफिट मिलता है दवाई में। और एक चीज है ना, जैसे हम बैठे, आपने बताया जैसे किचन और डाइनिंग टेबल पे तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए दवाई, ये तो सही है। उसके बाद क्या है, जैसे हम बैठे हैं कहीं किसी से दवाई मांगनी होती है तो हम बोलते हैं ना कि मेरी जरा हार्ट वाली दवाई देना, मेरी शुगर की गोली देना, तो इस तरह नाम लेके भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसका इफेक्ट भी हमारे ऊपर आता है। पहले ही हम उसको ओपनिंग कर रहे हैं कि हमें ये दवाई लेनी है, इसे बोलिए कि मेरी स्वास्थ्यवर्धक। देखिए, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, हमारे मुंह से निकले हुए वर्ड्स होते हैं, ये आकाश तत्व होते हैं, ये पूरे आकाश में, ब्रह्मांड में फैल जाते हैं, कभी भी ये विलोप नहीं होता है इनका, है ना। तो ये ऊर्जा का एक रूप ही है,
तो उस एंगल से समझाने की कोशिश कर रही है दीपक जी आपको स्विच वर्ड के माध्यम से, कि अगर आप दवाई की बॉक्स पे स्विच वर्ड भी लिखोगे, मेरा तो ये मानना है कि आप दवाई को भले ट्रांसपेरेंट में रखो, कैसे भी रखो, पर उसको कवर रखो, अंदर रखो, हाँ कबर्ड के अंदर रखो, बाहर रखो ही मत। तो वो आप किसी भी ट्रांसपेरेंट में रखो या कैसे भी बॉक्स में रखो, वो अंदर ही रखो आप उसको, है ना। बहुत सुंदर। हाँ, प्रभजोत कौर बहुत बहुत अरोरा थैंक जी यू ने हैंड रेज किया हुआ है, बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा सेशन था। काफी सारी चीजें का मतलब अवेयरनेस था नहीं, जो आज पता चला। दीदी मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा घर एक्चुअली जो वॉशरूम है, मास्टर बेडरूम का वॉशरूम, दैट इज इन नॉर्थ ईस्ट। एंड एज यू मेंशन कि नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम तो होना ही नहीं चाहिए, तो उसके चलते ही मतलब मुझे प्रॉब्लम्स आ रहा है। मेनली मेरे को कंसेप्शन का प्रॉब्लम आ रहा है, कंसीव नहीं हो रहा है। 10 इयर्स हो जाएंगे मैरिज को, और हुआ था पर मिसकैरेज हो गया। तो अभी प्रॉब्लम तो है दीदी, बट अभी उसका सोल्यूशन क्या करना है? और बेडरूम इज इन नॉर्थ वेस्ट। बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में है आपका? नहीं, फिर आप जी थोड़ा सा इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रही हैं। अगर नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम है तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट कैसे हो सकता है फिर आपका? या बेडरूम के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आप ऐसे देख रही हैं? नहीं, वॉशरूम तो नॉर्थ ईस्ट में ही है, बेडरूम हाँ, वॉशरूम बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में है। अगर घर का कॉर्नर आप देखिएगा यहाँ से, जैसे ब्रह्म स्थान से कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, तो वो देखिएगा, हाँ। जैसे मैंने बोला सेंटर से। तो अगर उसका नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, वहां पर फिर आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्योंकि मांगलिक कार्यों में जो देरी होती है ये जुपिटर के कारण होती है। जुपिटर और शुक्र अगर बिगड़ जाता है तो नॉर्मल मांगलिक कार्यों में देरी होती है। नॉर्थ ईस्ट का में अगर आपका बाथरूम है तो ये दीज आर सम ऑफ द वास्तु कैंसर, एज सच वी शुड से, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड, बट ये कुछ ऐसे वास्तु कैंसर्स होते हैं जिसका एक्चुअली रेमेडी कराने को तो करा दे, पर इसकी सच बताएं तो कोई सॉलिड रेमेडी नहीं है। दिस हैज टू बी रिमूव्ड एंड क्लोज्ड। ओके, मतलब ये पिरामिड्स और यंत्रास ये सब पिरामिड वर्कआउट तो नहीं लगाने नहीं करेंगे? चाहिए। पिरामिड इज टू इंक्रीज द एनर्जी। इसीलिए तो मैं कहती हूँ वैदिक वास्तु से पूरा कॉन्सेप्ट आजकल चेंज कर दिया लोगों ने। पिरामिड आप, दिस इज टू इंक्रीज द एनर्जी। पिरामिड कहाँ लगाओगे आप? मंदिरों में पिरामिड क्यों होते हैं? वो डोम क्यों बने होते हैं? क्योंकि वो एनर्जी को बढ़ाते हैं, एनहांस करते हैं। हाउ कैन यू यूज पिरामिड वेयर यू हैव टू कट ऑफ द एनर्जी? तो वहां पिरामिड तो लगा ही नहीं सकते। एनर्जी कटिंग की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम करते हैं, बट देन अगेन इट विल गिव यू ओनली 3-4% इफेक्ट, बिकॉज इट इज कमिंग इन नॉर्थ ईस्ट जोन ऑफ द हाउस, है ना। बहुत सुंदर। देखिए शिखा जी, आजकल आजकल जो हमारे फ्लैट स्कीम में रहते हैं, सब फ्लैट में रहते हैं, तो हर बेड के साथ वॉशरूम अटैच होता है, कॉमन बाथरूम अलग होता है, तो किस किस को आप संभालोगे? बिल्कुल ठीक एक ना बात। एक तो उसमें इसके लिए सबसे अच्छा उपाय आनंद जी यही है कि देखिए अपने कर्मों को सुधार लें। जी। आपके घर में अगर 4 वॉशरूम है तो 2 सही होंगे तो 2 गलत भी हो सकते हैं। गलत होता ही होते है हैं, ये। लेकिन नॉर्मली आजकल क्या करते हैं लोग, जिनको अवेयरनेस कोविड के बाद में काफी आ गई है, तो लोग आजकल पहले ही अपार्टमेंट में शिफ्ट होने से पहले एक बार मैप दिखा के शिफ्ट होते हैं। और हमेशा कहीं भी कोई भी वास्तुशास्त्री आपको यही बताएगा कि अपने घर जी, का नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट ये दोनों बराबर। जरूर चेक करें। बाकी भले ही थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, क्योंकि अपार्टमेंट में मैंने बताया आपको नहीं आप अप्लाई कर सकते अभी सब चीज। देखिए बहुत से भाई बहनों की जिज्ञासा आ रही है, तो आप है ना पर्सनली, आपके नंबर आपके स्लाइड पे देखे होंगे, आप पर्सनली भी आप शिखा जी से संपर्क कर सकते हो। शिखा जी, आप एक बार नंबर नोट डाउन करवा दीजिए, ताकि जिनको भी जरूरत होगी नंबर आप बोल दीजिए एक बार आपके। जी जी, आप लोग नोट कर ले नंबर, मुझे पर्सनल नंबर पे एक बार मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, फिर हम लोग बात कर लेंगे जी, फोन पे। नंबर नोट डाउन करवा दीजिए। नोट कर लीजिए 9111967795। आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो में स्लाइड में भी आपको नंबर दिखेगा। कांता जी धोखा ने एंड्राइज किया हुआ है। 1 या 2 क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, जिज्ञासा हो तो, नहीं तो फिर अब समापन की ओर चलेंगे। एक्चुअली मैं थोड़ा दिशाएं समझाने लगी, उसमें समय ज्यादा लग गया। तो कांता जी बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र शिखा जी। जय जी। ओ मेरा क्या गहना थोड़ा 2 बार गुम हो गया, तो उसका कितना भूलने का कोशिश कर रही हूँ तो भी नहीं हो रहा मेरे से भूलने का।
तो मैं आपका क्या क्या हो करूं? गया? सॉरी, क्या हो गया आपका? गहना, और गहना गहना। ओके ओके, हाँ हाँ तो उसको भूलना का कितना कोशिश कर रही हूँ, तो भी नहीं हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। नहीं देखिए, तो 2 बार अगर गुम हुआ है तो अपने घर की वेस्ट और साउथ वेस्ट दिशा जरूर चेक करें कि वहां पर कुछ ना कुछ एंटी एलिमेंट होगा, तभी इस प्रकार की आपको दिक्कतें आ रही हैं। अगर एक बार कोई चीज हुआ तब तो चलिए, अचानक ऐसे कुछ ऐसे हो सकता है, पर अगर बार बार कोई चीज आपके साथ हो रही है, दैट मीन्स वेस्ट और साउथ वेस्ट में जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है वहां पर आपके। और साथ ही उल्टा भक्तामर का भी पाठ कर सकती हैं। बहुत सारे मेरे पास में ऐसे केस स्टडी हैं कि जिनका खोया हुआ सामान वापस आ गया है उल्टा भक्तामर पढ़ने से। इसमें 7 नंबर कड़े से लेकर 48 नंबर का कड़ा आपको पहले पढ़ना है, फिर 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक का कड़ा पढ़ना है। इस प्रकार से आपको दिन में 3 बार पढ़ना है। बहुत सुंदर जानकारी। हेलो, हाँ नमस्कार मैम। मैं पूछना चाह रही थी, अभी आप स्टूडेंट्स के जो स्टडी कर रहे हैं उनके मतलब बारे में बताते बताते रुक गए कि उनको किस दिशा में बैठ के स्टडी करनी चाहिए या कौन सा स्टोन पहनना चाहिए। हाँ देखिए, मीनू जी, स्टूडेंट की स्टडी करने की सबसे अच्छी जो दिशा होती है वो होती है वेस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, वेस्ट अच्छा। साउथ ईस्ट में सबसे अच्छा है, और नॉर्थ की तरफ हमेशा फेस करके बैठे। जो हम्म। वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच का जो जगह होती है वहां पर सबसे ज्यादा बच्चों का मन लगेगा पढ़ाई में। हमेशा उनका फेस नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। स्टोन्स की जहां तक बात आई तो वो बच्चों की ग्रह दशा देखकर ही अपन डिसाइड कर सकते हैं, और 10 साल से नीचे बच्चों की कभी भी कुंडली नहीं दिखानी चाहिए। पर ये कुछ विशेष प्रकार के क्रिस्टल्स की मैं बात कर रही थी, जैसे फ्लोराइड करके कुछ स्टोन्स होते हैं। वो स्टोन्स बच्चों की कंसंट्रेशन बढ़ाने में बहुत ही उपयोगी पाए गए हैं। जैसे रोज क्वार्ट करके जो स्टोन होता है वो बच्चों का गुस्सा कम कराने में विशेष रूप से पावरफुल माना गया है। और इसमें बहुत सारे मेरे पास ऐसे केसेस है जिसमें डायबिटीज भी लोगों की ठीक हो गई है रोज क्वार्ट को यूज करने से। तो ऐसी कुछ चीजें हैं विशेष रूप से। बाकी आप फोन पे संपर्क कर ले एक बार, लोग जिनके भी प्रश्न है। समय यहाँ काफी हो चुका है। जी, ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो अभी समापन की ओर चलेंगे। चलिए, थैंक यू सो सभी मच जी। चलिए, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ संकल्प सूत्र का उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर हमारा शानदार मार्गदर्शन किया, इसके लिए जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो शानदार सेशन हुआ, इसका वीडियो दोपहर बाद हमारे चैनल पे आ जाएगा, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो लोग नहीं जुड़ पाए वो वीडियो देखकर उनको भी जो बातें आज हमने चर्चा की उन्हें जान सके। ओम अरहम। तो आज का सेशन यही एंड कर रहे हैं।